आपकी जर्नी एज अ टैरो और उससे पहले एज अ एस्पिरेंट, ये कहाँ से आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे लोगों की मदद करनी है और मैं अपनी जर्नी को आगे लेके जाऊंगा और लाखों लोग की कोशिश करूंगा कि वो लोग मेरी बात समझें और मैं उनकी मदद करूँ। भाई जोमेटो आ गया तो भाई अब घर का खाना नहीं खाना है, जोमेटो खाना है, दुकान पे जाके नहीं खाना है, रेस्टोरेंट पे जाके नहीं खाना है। तो ये भी एक चीज़ कल्ट में आ गई कि अब चूँकि घर बैठे एस्ट्रोलॉजी मिल रही है। मुझे तो मूवी देख के आपकी सारी हॉस्टल की चीज़ें याद आ रही है। मैं सामने देख सकता हूँ कि आपने क्या मस्ती की होगी। कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई फन एलिमेंट हॉस्टल में कुछ किया हो? बहुत फिर कह रहे हैं कि घर वालों से शिकायत कर देंगे, तो हम लोग रोकते थे नहीं, चाहे जितना मार लो, घर वालों से कुछ मत बोलो, पढ़ना सर बचा लो किसी भी तरह से, छोड़ दो, रहने दो। भी आपको ये शक हुआ कि यार अगर मैं इसमें गया तो ये मेरा करियर बन सकता है, नहीं बन सकता है इस लाइन में? ये जो होती है रिलेशनशिप वाली, आप रिलेशनशिप में भी आ जाते हो, क्योंकि जैसे मैं भी आया था एक रिलेशनशिप में उस समय। ये सवाल सर, जैसे आज के टाइम में क्या एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग या डिफरेंट अकल्ट चीज़ें जो है हमारे, ये मेंटल थेरेपी को चेंज कर सकती है, उसके प्रैक्टिसेस को मतलब आगे छोड़ के, और टैरो को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? बलिवेंद्रे लक्स यूज़ कर रही है तो सब गोरे हो जाएंगे? नहीं होंगे, लेकिन पूरी दुनिया तब भी खरीद रही है। ऐसा करो, ठीक है, सुबह उठ के धरती माँ के इस पर पैर छुओ। कि मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कि दूसरा इंसान अगर आपको समझाएगा ना कि बेटा गलत कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आती उस टाइम पे कि अच्छा मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा, मुझसे लड़की नहीं पटेगी, मुझे छोड़ के जा सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता अगर जबान में हड्डी पकड़ ले अपने और उसके सामने कोई और इंसान आ जाए तो वो ऐसे देखता है जैसे कि हमारा पूरा जीवन इस हड्डी को लेने के लिए पड़ा है। उसको लगता है ये हड्डी मुझसे छीन लेगा, और वो जोर से पकड़ता है उस हड्डी को, फिर हड्डी उसके मुंह में और चुभती है, और वो चुभती है तो खून निकलता है और नमकीन टेस्ट बाहर निकलता है, तो उसको लगता है वो हड्डी का टेस्ट आ रहा है, उसका खुद का खून उसके अंदर जा रहा होता है, और उसको लगता है कि देखो वो हड्डी इतनी टेस्टी है और सामने वाला ये हड्डी मुझसे छीनना चाह रहा है। वो और जोर से पकड़ लेता है कहीं छीन के ना ले जाए, और घाव बनता है। आप समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं जिस चीज़ पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था वो मुझे और तोड़ रही। जिंदगी के सफ़र में हम सबके पास में अपने किस्से होते हैं, कभी हंसाने के किस्से, तो कुछ जो सोचने में मजबूर करते हैं। और आज के एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे इंसान से जो फैमिली बिजनेस से लेके सिविल सर्विसेज की तैयारी से लेके और आज एक प्रोफेशनल और एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, मिस्टर सुधांशु। ऐसा इंसान जो अपने अल्फाजों से दिल छू लेता है। आइए चलते हैं, सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी दूर से शॉर्ट नोटिस में आप एक मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, थोड़ा सा आज के टाइम पे ना हम देखते हैं टैरो, मेंटल हेल्थ, ये सब ना बहुत जल्दी कनेक्ट कर रहे हैं लोग, और हमारे लोग जो हमारे जो एज ग्रुप हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जो यंग लोग हैं, जेंजीज हैं, वो इस चीज़ को ना बहुत जल्दी कैच करते हैं। कि अभी आप हमने बात की, लव स्पेल्स की बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं, कॉर्ड कटिंग की बात करते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा ना एक कैची चीज़ें, ट्रेंड आ गया है मार्केट के अंदर। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपकी जर्नी एज अ टैरो और उससे पहले एज अ एस्पिरेंट, ये कहाँ से आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे लोगों की मदद करनी है और मैं अपनी जर्नी को आगे लेके जाऊंगा और लाखों लोगों की कोशिश करूंगा कि वो लोग मेरी बात समझें और मैं उनकी मदद करूं? तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सार्थक बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और रही बात जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कुछ नया ही चल रहा है आजकल मार्केट में, राइट? तो देखो होता क्या है कि ये जो 2020 निकला है जी, ये राहु का ईयर था। ठीक है। उस टाइम के बाद आप देखो जूम मीटिंग्स, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, हर तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स छा गए। हर चीज़ जो आपको अपने घर पे मौजूद रह के मिल सकती है, आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको मज़ा आता है वो चीज़ लेने में। लोग घर पे फ़ोन ये खाना ऑर्डर करते हैं जी,
भाई जोमेटो आ गया तो भाई अब घर का खाना नहीं खाना है, जोमेटो खाना है, दुकान पे जाके नहीं खाना है, रेस्टोरेंट पे जाके नहीं खाना है। तो ये भी एक चीज़ कल्ट में आ गई कि अब चूंकि घर बैठे एस्ट्रोलॉजी मिल रही है और वो भी बहुत कम पैसों में कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो लोगों ने ना इस चीज़ को एक ट्राई करने का चस्का पड़ गया कि एक होता ना कि पीयर्स से आप देखते हो, पीयर्स के थ्रू आती कुछ, मैंने यही रीडिंग कराई तो करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इस चीज़ ने एक्चुअली हुआ क्या कि जो कोविड के बाद लोग जब घर पे आ गए अपने, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप में भी इस चीज़ को पहले परस्यू कर रहे थे। एक होता है लोगों का शौक होता है कि भाई ये करते हैं, तो वो चीज़ चल गई उस टाइम से और ट्रेंड में आ गई मार्केट में कि आप घर बैठे अपने क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हो। दूसरी बात, चूंकि रिलेशनशिप का जो फेज चल रहा है इस टाइम पे हर इंसान को जानना है कि भाई कोई किसी को चीट तो नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो मन नहीं लग रहा। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, इतनी उत्सुकता देती है इंसान को कि भाई मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, और इतना आसान हो गया जानना कि 24 घंटे आप कभी भी पूछ सकते हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि भाई क्या चल रहा है। तो ये चीज़ एक आ गई, तो बहुत ज़्यादा कल्ट में चल चुकी है ये चीज़। रही बात मेरी, मैं कैसे आया, तो मैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था जी, और काफ़ी शिद्दत से मैंने एक पर्टिकुलर टाइम मतलब उसको दिया कि मुझे ये करना है, मेरा ये पैशन है। अब इस बीच में जो चीज़ें चाह रहा था वैसा तो हो नहीं पाया, लेकिन एक होता है ना जब आप अकेले रहते हो किसी कमरे के अंदर किताबों के बीच में, तो कहीं ना कहीं अकेले रहने के बाद आपके अंदर से कुछ ना कुछ निकल के बाहर आता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि चूंकि स्पिरिचुअलिटी से बचपन से ही कनेक्शन था, साधनाएं करना, एक पैर पे खड़े होकर कुछ करना, शीर्षासन करके पता चला कि 2 घंटे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ने कोई किताब में पढ़ लिया इससे ये चीज़ होता है, तो मन किया कि चलो ट्राई करते हैं। तो ऐसे उस चीज़ का मेरे को चस्का लगता चला गया। और फिर मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की, लोग बचपन से ही मुझसे बिना बात के आके ऐसे ही सलाह ले लेते थे, भैया इसमें क्या होगा बताना, इसमें क्या होगा बताना। और चूंकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, कोर्स का पढ़ने का शौक नहीं था, ये चीज़ें पढ़ने का ज़्यादा शौक था, ठीक है। तो इतनी वैरायटी ऑफ जो चीज़ें थी मेरे मतलब एक्सपोजर में थी पढ़ने लिखने में, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था इन चीज़ों में। और फिर चूंकि मेरे को एक पर्टिकुलर जो मैं कर रहा था उसमें मुझे फेलियर लग रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, हो नहीं पा रही चीज़ें, अपने ही प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग गया और ज़्यादा। फिर इसी बीच मुझे एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, किसी ने मुझे बताया गायत्री जी के बारे में जी। मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आप तो बोलने के लिए पैदा हुए हो बोलते हैं कतई, मतलब मैं सोचा यार तो बकवास करता हूँ यार हमेशा यार। तो एक होता है ना कि उन्होंने मुझे गाइड किया इस चीज़ के लिए कि आप ये काम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो एक दिन मुझे अचानक से लगा कि ये जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो हो सकता है इनका किताबों का ज्ञान हो, मेरे तो खुद के अच्छे खासे अनुभव है। ब्रेकअप हो चुका है, कायदे से बीमार रह चुका हूँ, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, फैमिली में जो जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं वो दिक्कत देख रहा हूँ, प्रोफेशनल फेलियर हो रहा है। तो एक होता है ना कि मैं खुद भी एक डिप्रेसिव जोन में जा रहा था, तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें मैं जो खुद फेस कर रहा हूँ कोई और क्या समझाएगा, मुझसे बेहतर कौन समझा सकता है। और एट द सेम टाइम एक साइंस में आगे बढ़ने लग गया तो रीज़न समझ में आने लगे था क्या हो रहा है। तो मुझे लगा नहीं यार, मैं ना किंग नहीं बनना है मेरे को, मैं किंग मेकर बनूंगा। तो मुझे लगा कि लोगों को गाइड ही किया जाए, क्योंकि मुझे काम अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करना। तो ये फिर जर्नी आगे बढ़ती चली गई और अभी तो इट इज़ जस्ट लाइक कि अभी लगता है कि बस यही करना है, बहुत मज़ा आता है। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, तो यूजुअली हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक इसको ना वो मानते हैं, एक प्रेस्टीज का चीज़, एक प्राउड का सब कुछ, कि अगर घर के बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई सब सेट हो सकता है, सब अच्छा है, सब कॉलर उठा के चलना है और बट वो दिन क्या था जब आपने अपने फादर, अपने पेरेंट्स से बोला कि यार मुझे अब ये नहीं करना, मुझे शायद मेरी कॉलिंग याद आ गई या मुझे मेरी कॉलिंग समझ आ गई कि मुझे अब उस रास्ते निकलना है जहाँ पे शायद लाखों लोग भटक रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। तो वो एहसास और वो क्या बात रही होगी आपके और आपके फादर के बीच में कि भाई अब मैं अपना करियर चेंज कर रहा हूँ, और तो इसमें आपकी और आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? एक्चुअली मेरी फैमिली
हमेशा से ही काफ़ी एनकरेजिंग थी कि मैं जो भी करना चाहूँ वो करूँ। जी। हालाँकि एक प्रोटोटाइप बन जाता है कि ये बच्चा ये चीज़ करेगा क्योंकि ये चीज़ कर रहा है। हाँ, कि आप पढ़ रहे हो और आप ये चीज़ कर रहे हो, तो एक आपके लिए एक सेट पैटर्न बन जाता है। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि बस बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड यू विल बी सेट। बट शायद अंदर कुछ और ही चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मैं यही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है ना वो उस तरह से हो नहीं पाती थी। कुछ एग्जाम्स क्लियर हुए मेरे, बट मुझे अंदर से ये कॉलिंग नहीं है कि ये एग्ज़ाम मुझे, मतलब ये वाली जॉब मुझे करनी चाहिए। तो इट वाज लाइक कि जो भी अचीव कर रहा था और उसके बाद लग रहा था नहीं यार ये नहीं चाहिए, हर बार एक वो वाली क्वेश्चन। तो फिर मुझे लगा कि काफ़ी गिल्ट लग रहा था कि पापा ने इतना काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको आप कह सकते हो, या पूरा सपोर्ट जो फादर का क्या जवाब था उसका, फिर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरी किस्मत अच्छी कह लो कि मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला बेटा आपको जो करना है आप वो करो। द्वंद्व तो मेरा खुद के साथ था कि जो मैं अभी इतने दिनों से पोर्ट्रे करता चला रहा हूँ समाज को कि मैं ये करने वाला हूँ, और अचानक से एक ऐसी फील्ड चूज कर ली जो कि यहाँ से पूरी अलग है, जिसको जनरली लोग कह सकते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि आप किसी को बोलो कि सर मैं थक गया इस फील्ड को करते करते, तो उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा कि यार ठीक है, ये कोई शॉप खोल के कोई काम कर लेगा, या कोई और अगर उसका बैकग्राउंड है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर ही लेगा। बट आपने जो चूज़ किया वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़, जो मतलब आज के टाइम में शायद एक्सपोजर हो गया है तो पेरेंट्स समझ सकते हैं, बट आज से 10 साल पहले की अगर आप बात मानो तो फिर लोगों को लगता है कि यार एज अ टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर करियर बनाना थोड़ा टफ है। तो आपके हिसाब से आपको वो टाइम कब मिला अपने इस एस्ट्रोलॉजी के करियर में कि आपको लगे हाँ अब मेरे प्रिडिक्शंस अच्छे हो गए हैं, ऑन पॉइंट हो गए हैं और मैंने कुछ कर लिया अब? सार्थक ये चीज़ तो ईश्वर की ऐसी कृपा है, पहले दिन से हो रहा है ये काम। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस चीज़ में न्यू कमर हूँ। मुझे कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि जो प्रेडिक्शन या एस्ट्रोलॉजी जो होती है, मैं ही समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आप चूज नहीं करते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। सो आई वॉज मेंट टू डू समथिंग लाइक दिस। एस्ट्रोलॉजी तो पहले से चल रही, क्योंकि अगर मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा शैतान था मैं बचपन में, बहुत ज़्यादा शैतान। सो इट वॉज लाइक कि रिश्तेदार घर में आते थे तो ये लोग मुझे ऊपर वाले कमरे में बंद कर देते थे कि वरना ये इनको शैतानियाँ सिखाएगा और फिर कुछ ना कुछ बवाल होगा। क्योंकि ऐसा पहले हो चुका था कि कोई रिलेटिव्स आया, मैंने बच्चों को नई शैतानियाँ सिखाई, पता चला कहीं आग लग गई। एक बार हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे, खेलते खेलते हमने चलो मैंने बोला कि लंका लंका खेलते हैं, तो पड़ोसी के घर में एक सोफा रखा हुआ था, पुराना जूट के सोफे होते थे ना, तो सीता को सोफे पे बिठाया और मैं हनुमान बना। तो मैंने अपनी पूंछ में आग लगाई और वो सोफा जला दिया। और घर पहुंचने से पहले अचानक से डर गए हम लोग, बच्चे थे, कि अब तो ये सच में आग लग गई है। घर पहुंचने से पहले मतलब खबर पहुंच गई कि भाई ये लंका में आग लगाया है। तो फिर होता है ना जो कायदे से कुटाई होती है आपकी अच्छे से, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। तो बचपन में घर वालों ने सोचा कि बहुत हो चुका है, इसको जो है हॉस्टल भेज दिया जाए। और मुझे उस टाइम पे भी रूम में बंद कर देते थे। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था कोई भी और कि मैं करूं क्या। तो उसमें जो किताबें रखी होती थी दीदी लोगों की, भैया लोगों की, मतलब उनकी किताबें ग्रह शोभा से लेके क्रिकेट सम्राट तक, मतलब भैया की क्रिकेट सम्राट, दीदी की ग्रह शोभा और उपन्यास मृगनय। मैं छोटा सा था लेकिन मुझे हिंदी पढ़नी अच्छी आती थी। तो आप ये देखो कि इतना वैरायटी ऑफ ज्ञान मेरे को मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था कोई। कॉमिक्स भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहा हूँ। तो ये जो जर्नी थी ना, ये तो हमेशा से ही चालू हो चुकी थी कि कुछ सब कुछ आता है। मतलब एक होता है ना कि आपको आयुर्वेदिक नुस्खे भी पता है, आपको मेकअप का जुगाड़ भी पता है कि अच्छा कैसे दिखते हैं, किसी को बताना कैसे है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोग मुझसे पूछते थे अच्छा ये हो गया बताना, ये कैसे बनाना है ये बताना। तो इतना शौक था इन चीज़ों का, खाली पढ़ने का, किसी एग्जाम को क्लियर करने का नहीं। तो ये जर्नी मुझे कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगी और बहुत आसान था मुझे। और मुझे तो इतना लगता था बस हेल्प कर दो, क्योंकि बहुत मज़ा आता था अंदर से। हॉस्टल लाइफ कैसी थी आपकी? हॉस्टल भेज दिया घर वालों ने कि बहुत शैतानी करता है, इसको हॉस्टल में डाल दो। हॉस्टल में थोड़ा सा ट्रांजिशन था, क्योंकि
मैं सबसे छोटा था जब हॉस्टल में गया, और हॉस्टल में वार्ड नहीं था कोई, तो सीनियर्स का राज चलता था कि कहीं से आप बैठे हुए हो, अचानक से कहीं से एक चप्पल आई घूमती हुई, सटाक से आपके मुंह पे हलती है, आपको पता चलता है कि आपको ऑर्डर दिया गया था कि आपको मोजे धोने हैं या आपने धोए नहीं। तो आप देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा जो हॉस्टल में जाता है, और इस तरह की चीज़ आप देखते हो, और आपको लगता है अगर वापस आप घर जाओगे, घर वालों से शिकायत करोगे, तो हॉस्टल से वापस बुला लिया जाएगा आपको, आपकी जर्नी खराब हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो आप एक गांव से आए थे और वहाँ आपका भविष्य नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग बन गई। जो डर लगता था कि भैया मारेंगे, वो दोस्ती में कन्वर्ट हो गई, और हम लोगों का इतना भयंकर मतलब बॉन्डेज हो गया है कि आजकल एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं कभी भी। तो वो एक ऐसी चीज़ थी ना कि उसने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि एक हिंदी मीडियम से आप आए, इंग्लिश मीडियम में गए ना, तो स्कूल में कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब इट वाज लाइक कि जैसे हिंदी मीडियम स्कूल कैसे होते हैं, 6th क्लास में जाके आपको इंग्लिश की ABCD सिखाई जाती है। तो मैं स्कूल में पहुंचा पहले दिन, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, और हॉस्टल भी, मतलब हॉस्टल में सीनियर्स परेशान कर रहे हैं, और स्कूल में आते हो तो टीचर कह रहा है कि टीचर ने मुझे ऐसे खड़ा होकर पूछा, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। मैंने ज़िंदगी में वर्ड नहीं सुना था प्लैनेट्स क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी बोलती थी प्लांट होती है कोई चीज़, मैंने कहा सर पौधे हरे रंग के होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो राइट एन ऐसे सर कैसे, ठीक है, इस तरह के जो जोक्स आप सुनते हो ना, ये मेरे ऊपर घटित हुए, तो बड़ा वो था, लेकिन चूंकि वो मेरे को अंदर था कि नहीं यार कुछ करना है, तो वो धीरे धीरे करके, मतलब एक होता है ना कि आप पहले सीधे होते हैं, फिर आप शैतान बनते जाते हो दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन, ठीक है, सीनियर्स के साथ रह के। तो बेहतरीन जर्नी थी, उसने तो बहुत कुछ सिखाया है, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो बिना रिसोर्सेज के, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस में कैसे मौज लेनी है। तो आप जो इस टाइम पे ये मेंटल हेल्थ वाली बातें पढ़ते हो ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब चीज़ें हमारे वैसे रिलीज होते रहते हैं दिन भर। हमने थोड़ी सी चोरी कर ली खाने की, कि रोटियां चुरा ली अचार के लिए, अचार के साथ, तो हमारा उसी में रिलीज हो जाता था कि यार मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल, रूल्स तोड़ दिए हमने। ये आपने मेरे को वो गाने की याद ला दी, वो भी क्या दिन थे, छिछोरे मूवी की। क्या ब्रिलियंट मूवी बनी है भाई, देखिए आपने मूवी? मैंने देखी है वो मूवी। तो वो मुझे तो मूवी देख के आपकी सारी हॉस्टल की चीज़ें याद आ रही है, मैं सामने देख सकता हूँ कि आपने क्या मस्ती की होगी। कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसा कोई फन एलिमेंट हॉस्टल में कुछ किया हो बहुत क्रेजी? हम लोग क्या है कि ऐसे तकिए लेते थे अपने हाथ में, और हम लोग चप्पल चलाते थे, मतलब वेपन्स, जैसे टीवी देखी, महाभारत देखी, तो देखा यार कुछ तो योद्धाओं की तरह करना है, तो कुछ तो नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो चप्पल चलाते हैं, वही सुदर्शन चक्र होता था हमारा, ठीक है। तो हम लोग जैसे पिलर के पीछे खड़े होते थे, या अपना तकिया ले लेते थे कि हाँ ये गार्ड है हमारा, चप्पल चलाएंगे हम लोग, वार्डन आ रहे हैं वहां से। तो पता चला कि हमने अपने गार्ड कर लिया, और वो चप्पल वार्डन सर के मुंह पे। फिर हम लोगों को मास में पनिशमेंट मिलती थी, कि पता चला कि बैकफील्ड में ना मुर्गे बन के रोल कर रहे हैं, ये रोल कर रहे हैं, वो रोल कर रहे होता ना, फ्रंट रोल कराते थे, मुर्गा बना दिया 4-4 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि घर वालों से शिकायत कर देंगे, तो हम लोग रोते थे, नहीं नहीं, चाहे जितना मार लो, घर वालों से कुछ मत बोलो, पढ़ना सर बचा लो किसी भी तरह से, छोड़ दो, रहने दो। तो ये काफी फन एलिमेंट, और एक्चुअली होता क्या है इन सब चीजों में, आपको ना स्ट्रेंथ आती है जी। जब आपको ग्रुप पनिशमेंट मिलती है ना, तो आपको लगता है कि आप इतनी चीजें सह सकते हो। जो बच्चा घर के अंदर रहता है, एक थप्पड़ टीचर ने मार दिया तो वो रोने लग जाएगा, और उसकी मेंटल कंडीशनिंग कहीं ना कहीं खराब होगी। बट हॉस्टल में डेली पिटते थे, तो इतने टफ हो गए थे ना कि मार लो। तो बाद में जाके ना आपको एक टाइम के बाद में, जब आप लाइफ में फेज में आते हो ना, डिप्रेशन वाले फेज में आते हो, फेलियर्स वाले फेज में आते हो, तो आपको पता होता है यार कि नहीं यार, हमने पहले भी किया था, हम अब भी कर लेंगे। तो शायद इसीलिए गुरुकुल पहले थे, और वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल थी। थप्पड़ से याद आया कि मेरे को अपनी स्टोरी याद आ गई कि भाई मैं 7th क्लास में था, तो एक हमारा साइंस का पीरियड था। तो हालांकि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था नीचे से, बट नीचे से नीचे से तो क्या हुआ एक दिन कि मैम ने बोला होमवर्क क्या दिया था, मैंने नहीं किया, तो मुझे उठाया, तो पूछा कि कहाँ है क्या है, मैं नहीं दिया, और बोलने से पहले
सन्नाटा छा गया कान पे, सन करके थप्पड़ पड़ा। ठीक है, तो मेरे आंसू आ गए कि मतलब एक होता है ना, आप प्रिपेयर हो कि भाई ये अब तो मैं पिटने वाला हूँ, अब भी मैं रेडी हो जाऊँ, और एक वो हाँ भटका के लगे, तो मैं रोने लग गया। मैंने पीछे से मेरा एक फ्रेंड खड़ा हुआ, अर्पित अरोड़ा, मेरे को नाम याद है आज भी, हालांकि बात होती नहीं, बट हाँ उसने कहा मैम आज इसका बर्थडे है। ठीक है, तो मैम आई, मैम ने गले लगाया मेरे को और सॉरी बोला, और वो दिन है और उसके बाद का दिन है, आज भी वो मेरे को स्कूल में मेरे नाम से नहीं बुलाती, मेरे सरने से वो अरे वाला क्या कर रहा है, अरे वाला क्या कर रहा है। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाँ आपका मेरे स्कूल में मेरा ज़्यादा टाइम डिफरेंस है नहीं है ना, तो ये स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि हम स्कूल में पिटे हैं, बहुत पिटे हैं, हमने इतनी हरकतें करी हैं, वो करी हैं, तो ना ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आदमी को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करती हैं, गजब का ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये अभी आज के टाइम में आप किसी को मारो तो भाई मे बी शायद वो पेरेंट्स नहीं कुछ मतलब एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ इतनी चांस ज़्यादा है कि वो टुवर्ड डिप्रेशन जाए या टुवर्ड्स मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। लेकिन हम जितने पिटे हैं बचपन में, स्कूल में, बाहर, हम उतने ही निखरे हैं। ये बात मुझे मेरा पर्सनल व्यू है ये। सही बात है। इस पे एक कहावत भी है कि जो बचपन में मम्मी पापा से मार खाता है ना, या गुरुओं से मार खाता है, वो जिंदगी में मार नहीं खाता है। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत बढ़िया। तो ये अब हम रही बात, जैसे आपने बताया आपका फैमिली का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से आपने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी छोड़ा, फिर अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, बताया सब कुछ, सब सारी चीज़ें हुई, तो कभी आपको ये शक हुआ कि यार अगर मैं इसमें गया तो ये मेरा करियर बन सकता है, नहीं बन सकता है इस लाइन में? आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो? हाँ एस्ट्रोलॉजी की बात करो। एक्चुअली मैंने इसको कभी करियर की तरह लिया ही नहीं। ओके। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे ना ये लाइफ लगने लग गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये। इट वॉज जस्ट लाइक कि मैंने ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं काम तो एक कर ही रहा था अपना, घर का जो मेरा बिजनेस है वो तो मैं देख ही रहा था। मैं तो खुद को खोज रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, पैसे मैं कमा रहा हूँ, खुशी क्यों नहीं मिल रही है। बट ये तो एक ऐसी चीज हुई कि जैसे आपने किसी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपको चस्का लग गया, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होने लग गए कि यार ये तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी, किक मिल गई मेरे को। ये बहुत रैंडम था, और उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता था मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी से बात करके किसी ने मुझे फ़ोन किया, मेरा ही एक दोस्त है, दोस्त ही बोलूँगा मैं उसको, दोस्त के दोस्त दोस्ती होते हैं, उसने मुझसे ऐसे ही बोल दिया कि यार इससे एक बार बात कर लेना, बहुत डिप्रेशन में है। पिछले दिन सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रखा था उस इंसान ने। अच्छा। उसने मुझसे बात करी, मुझे भी नहीं पता मैंने उससे क्या बताया ऐसा, लेकिन अगले दिन उसका कॉल आया, कहता भाई मुझे मिलना है आपसे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे लाइफ का पर्पस मिल गया। मैंने कहा मतलब? तो फिर वो मुझसे आके मिला और उसने बताया कि आपको पता नहीं है आपने मुझे क्या बता दिया है। और मैं सो नहीं पाया रात में, मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक जो गाइडेंस मिली थी कि आई शुड डू समथिंग लाइक दैट, उस दिन मुझे किक मिल गई कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें मैं सच में ना लोड महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ। आते जाते हर इंसान से बात करते हुए मुझे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। और एक चीज़ होती है ना, आप लाइफ में हर चीज़ को जज करते हो। मैंने ग्रेजुअली ये चीज़ पाया कि मेरा जजमेंट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर गुंडा है और हरकतें कर रहा है, मेरे को प्लैनेट्स दिख रहे हैं उसके अंदर के कि इसकी गलती नहीं है, ये इसीलिए ऐसा कर रहा है। और आप ये बात समझो कि कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग का सबसे बड़ा फैक्टर होता है नॉन जजमेंटल होना, कि कोई इंसान आपके सामने आके ना वो हो पाए जो अपने सामने है, वो आपको ना ऐसे क्विकली समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली मैटर क्या है और करना क्या है। अदरवाइज होता क्या है कि हम लोगों को ना खुद से रूबरू नहीं होने देते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ काउंसलर, हमारा सबसे पहला काम होता है न्यूट्रल होना। आप आओ तो एक बार, अच्छा आपके 4 अफेयर्स थे
तो आप अचानक से सुनते हो किसी लड़की के 4 अफेयर्स हैं, हो सकता है आप जज कर लो, आपको नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाओगे कभी भी। तो अगर हम नॉन जजमेंटल होते हैं, आपको सच में मैजिक दिखाई देगा, क्योंकि एक बार इंसान किसी और इंसान के सामने पूरा का पूरा न्यूड हो गया ना, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड दिस इज वेल पॉसिबल। और ये मैं तो डेली करता हूँ ये काम। सर, ये नॉन जजमेंट की जो बात करो ना, ये इस बात में बहुत दम है। हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो यही है कि हम डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट कहानियाँ लेके आए, बिना जजमेंट के सुने, और ठीक है, और उन कहानियों के साथ में लोग बहुत कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करते हैं ना, तो वो एक टेक अवे लेकर आते हैं जो अब हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम इतनी देर से हम लाइफ की बातें कर रहे हैं, हम आपका बैकग्राउंड भी टच कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जनरल कैंडिड डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि कोई ना कोई इसको देखेगा ना, हमेशा एक बहुत चेरिश होके, दिमाग से बिल्कुल जॉली होके देखेगा। तो वही इस पॉडकास्ट का भी मकसद है, वही नॉन जजमेंट। आप किसी के लिए भी आप जजमेंट मत रखो। कोई आपके पास में अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, कोई अपनी कहानियाँ लेके आ रहा है, उसको सुनो बिना जजमेंट सुना। भाई ठीक है, अच्छा सुन। आपकी कभी होता है, आपने सुना होगा कि हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ एक लिसनर चाहिए होता है। हमेशा हमें एक ऐसा इंसान दे दो यार मुझे पता है, मैं परेशान हूँ, मुझे सॉल्यूशन पता है, बट मेरी परेशानी कोई सुन ले, है ना। मैं फोड़ दूंगा, मेरे को निकालना है, कोई भी चीज़ तोड़ना ओड़ना है लाइफ का ना, मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मैं परेशान हूँ, कोई मेरी बात सुन ले। तो ये आपकी बात बहुत बढ़िया लगी, नॉन जजमेंट वाली। और चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सीरियस बना लेते हैं, थोड़ा फन हो गया। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया था जब आपको लगा कि यार इट्स टू मच फॉर मी, मेरी बॉडी, मेरे सेंसेस मुझे एक डिप्रेशन की साइड लेके जा रहे हैं, जहाँ पे शायद मैं मतलब चाह के भी खुद से नहीं मिल पा रहा हूँ? ये प्रिपरेशन के फेज़ की ही बात है। मैं मतलब एक होता है ना कि आप शेड्यूल में काम कर रहे होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल शेड्यूल में काम कर रहे हो। सुबह आप टाइम से उठ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, और उसके बाद जब आप रिजल्ट्स देखते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में एग्ज़ाम खराब करके चले आते हो, और वापस आके चेक करते हो कि आप लिटरली बहुत पीछे जा चुके हो। आप फिर से एक महीनों और सालों पीछे हो आप फिर से, ठीक है, आप रेस में फिर से पीछे हो गए हो। तो एक होता है ना कि एंग्जाइटी हिट करती है आपको, डिप्रेशन हिट करता है कि आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली क्या सोचती है, या फिर आपके स्कूल के वो दोस्त जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को, जो कि हमेशा से आप स्टारडम में रहे हो, और आपको लगता है यार कि स्टारडम कहाँ चली गई है, ठीक है, रूम में बंद हो आप, किताबें चारों तरफ हैं, और डिप्रेशन ही है ये, ठीक है। रिलेशनशिप वही एज होती है रिलेशनशिप वाली भी। आप रिलेशनशिप में भी आ जाते हो, चूंकि जैसे मैं भी आया था एक रिलेशनशिप में उस समय। आपने मुझसे पूछा सबसे मोस्ट डिप्रेसिव फेज क्या रहा है, कि क्या उस समय कब लगा। एक रिलेशनशिप में भी आया था मैं ऐसे ही फेज में, और वो एक होता ना कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत होती है, और कोई इंसान मिल जाता है, वही एज प्रिपरेशन की और वही रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप भी, लेकिन चूंकि अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि आप जॉबलेस हैं, डिसीजन तो ले नहीं सकते हैं कोई। चला, अच्छा चला, आई एंजॉयड, टूटा, फिर आपको लगा कि अब नौकरी भी गई और छोकरी भी गई। आपको लगा नौकरी भी गई, छोकरी भी, अब क्या करोगे। एक होता ना, फिर आपकी हेल्थ भी डाउन होती है। वो एक फेज था जिस टाइम पे सच में मतलब लग रहा था कि कहीं ना आप ना मुंह दिखाने लायक नहीं हो खुद को भी, कि लाइफ में एक स्टारडम थी वो चली गई, एक प्रिपरेशन कर रहे थे वो चली गई, हेल्थ भी जा रही है, फैमिली वाले अलग से मुंह देख रहे हैं आपका कि कर क्या रहे हो, ठीक है, पैसे तो पहुंचा रहे हैं हम, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। सो इट वाज लाइक दैट कि उस टाइम पे कैसे, अगर आप बोलो तो मैं आपसे बोलूँगा, यहाँ पे जो एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सिखाया, मैंने आपको बताया था कि अभी बचपन के कुछ लेसन्स, ठीक है, कि मैंने एक टाइम पहले भी शुरुआत करी है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तब भले ही वो बहुत छोटा सा बैटल था कि आप घर से ना पहली बार बाहर जा रहे हो और सारे ओपोनेंट्स हैं आपके सामने, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, और आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, स्कूल में फाइन है मतलब हिंदी पे बोलने पे, ठीक है, ऐसे जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है।
और इस तरह की सिचुएशन थी, तो आप कहीं ना अपने पास्ट से मोटिवेशन लेते हो। आज भी आप जब बात करते हो तो आप अर्जुन की कहानियां सुनते हो, कर्ण की कहानियां सुनते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है जी। ऐसे ही एक होता है ना कि मैंने अपने बचपन के टाइम से वहाँ से एक मोटिवेशन उठाई कि मैं तब कर सकता था, अब ऐसा क्या हो गया। और वहीं पे स्पिरिचुअलिटी जी। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, कि आप ना अपना चार्ट खुद रीड करने की कोशिश करते हो जी। कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जी। जी। यहीं से ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, यहीं से निकली चीज़ें कि नहीं यार ये इसलिए ये चीज़ होनी थी। ठीक है, मैं ना मेरी स्किल मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं चला जाता, मैं आप ये देखो दिमाग कैसे समझा रहा है अपने आप को, गवर्नमेंट जॉब में चला जाता तो जो मेरी मस्ती है अपनी कि मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करता हूँ, मैं शेड्यूल फॉलो नहीं करता हूँ, मन का राजा हूँ, जो करना है वो करता हूँ, वो चला जाता तो मैं और ज़्यादा दब जाता। आप किसी आर्टिस्ट को, किसी क्रिएटिव इंसान को किसी सेट पैटर्न में डालने की कोशिश कर रहे हो, वो वैसे भी सर्वाइव नहीं करता। मैं कल के दिन किसी ऐसी जगह जा सकता था जहां मेरा ज़मीर ना मानता कोई काम करने के लिए। तो आप ये देखो कि कहीं और से सॉल्यूशन ही निकलते हैं। आपको जब अवेयरनेस आती है, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा टूल है इसमें, कि मैं इस चीज़ की जो पीछे भाग रहा था ना, ये ख़राब थी। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि दूसरा इंसान अगर आपको समझाएगा ना कि बेटा गलत कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आती उस टाइम पे कि अच्छा मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा, मुझसे लड़की नहीं पटेगी, मुझे छोड़ के जा सकती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता अगर जबान में हड्डी पकड़ ले अपने और उसके सामने कोई और इंसान आ जाए तो वो ऐसे देखता है जैसे कि हमारा पूरा जीवन इस हड्डी को लेने के लिए पड़ा है, उसको लगता है ये हड्डी मुझसे छीन लेगा, और वो जोर से पकड़ता है उस हड्डी को, फिर वो हड्डी उसके मुंह में और चुभती है, और वो चुभती है तो खून निकलता है और नमकीन टेस्ट बाहर निकलता है, तो उसको लगता है वो हड्डी का टेस्ट आ रहा है, उसका खुद का खून उसके अंदर जा रहा होता है, और उसको लगता है कि देखो वो हड्डी इतनी टेस्टी है और सामने वाला ये हड्डी मुझसे छीनना चाहता है। वो और जोर से पकड़ लेता है कहीं छीन के ना ले जाए, और घाव बनता है। आप समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं मैं, कि मैं जिस चीज पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था वो मुझे और तोड़ रही थी। मेरे सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं ना, जवानी का जो टाइम होता है, मैं अपने टैलेंट को साइड में छोड़ के किसी एक ऐसी चीज पे चल रहा था कि जो मेरी है ही नहीं, और ग्रिप बना। मतलब कोई इंसान कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं कह रहा अरे ऐसे कैसे, ठीक है। लड़की, मैं कह रहा हूँ यार वो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसने यार, कोई बात और मुझ में कमी नहीं हो सकती, प्रॉब्लम कुछ और होगी। तो आप ये देखो कि ये जो अकेलेपन के अंदर से जो ज्ञान की गंगा बाहर निकल के आई है ना, ये चीज खुद से ही आ सकती है, दूसरों से नहीं आ सकती। दूसरों का मोटिवेशन बस उतना ही रहता है। जैसे माहेश्वरी जी की हम लोग वीडियोस देखते हैं, संदीप माहेश्वरी उस टाइम पे काफी वो थे, ठीक है, देख लिया आपने 5 मिनट डीमोटिवेटेड हो गए। तो ये जो रियल मोटिवेशन है ना, ये आपको खुद की अपने लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स देखने पड़ेंगे कि आपने तब कैसे परफॉर्म किया था, और आपको ये समझ में आता है कि सामने वाला कोई इंसान आपको, मतलब जब आप इल्यूजन में होते हो ना, तो कोई भी चीज़ बताता है तो आपको समझ नहीं आती बात। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू मैंने कंसल्ट किया, मैंने आपको बताया भी था उनके बारे में। तो मुझे ना समझ में आया कि यार ये मेरी कॉलिंग नहीं है, मुझे मज़ा आने लग गया। मैंने आपको इवेंट बताया ही था, चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन डिप्रेसिव फेस काफ़ी था। एक होता ना वॉशरूम में जाके आप, मैं थोड़ा सा फिल्मी बचपन से ही हूँ, डिप्रेशन भी मैंने सेलिब्रेट किया है। शावर खोला, ऐसे खड़े, जिम जाता था, ठीक है, मूवीज में हीरो लोगों को रोते हुए देखता था, लगता था मुझे ऐसे ही रोना है। मैंने स्पेशली जिस रूम में रहता था, तो मैंने रेंट वाले उस पे बोला, वो वाला सीन आ गया, मेरे को ना वॉशरूम बड़ा चाहिए और उसमें अच्छा शावर होना चाहिए, शीशे होने चाहिए, हाँ। जिससे कि रोऊं जब ना, तो मुझे उसमें भी मजा आया। तो जॉन अब्राहम की मूवी थी जिसमें वो ऐसे शावर में ऐसे करके रो रहा होता है। तो मुझे कहा मुझे ऐसे रोना है, मैं वैसे रोना चाहता हूँ, मेरी रोना ना खराब नहीं होना चाहिए। तो इट वाज लाइक दैट। कितनी अच्छी बात बोली आपने भाई, आपने अपने डिप्रेशन को एंजॉय किया। हाँ है ना, हाँ सच है, मैं आपसे वैसी बात नहीं, मैं रोता था क्योंकि क्या करूं। हाँ, और ऊपर से प्रॉब्लम एक और है कि लोगों में बहुत हमेशा से बहुत जॉली नेचर रहा है जी। ये होता है ना कि महफिल में आप चले गए दोस्तों के बीच, तो आपके बिना पार्टी नहीं हो रही है, ठीक है, कि भाई जान तो आप ही लेके आओगे। अब इतनी जान मैं लेके आ रहा हूँ, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, लेकिन निकल लिया, बहुत मजा आया। वो मैं आपको बोलूंगा कि मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक बहुत बड़ा कारण है ना जी, वो मेरा ब्रेकअप था। क्योंकि
उस टाइम तक ना मैं शायद जिंदगी को ना ब्रेकअप मतलब उस रिलेशनशिप से पहले अकेले ही जिया था। मतलब फ्रेंड्स बहुत थे, अट्रैक्शंस भी रहे हैं और एक छोटे छोटे रिलेशनशिप भी काफ़ी रहे, ठीक है। भगवान की बहुत कृपा है, मतलब फीमेल्स का ना बहुत प्यार मिला है जीवन में, ठीक है। बट मेरे को पहली बार उस समय एक मतलब मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जब उससे बाहर निकला ना, वो जो एक होता है ना आपका सपना टूटता है कि अरे यार ये तो इल्यूजन था, उसके बाद मतलब आप ये मान के चलो ऐसा लगता है कि इंट्यूशन बढ़ गई मेरी, कि हर इंसान को मिलते ही ना उसके मन में क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाना, क्योंकि उससे पहले आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हो। तो जब आप कोई एक ट्रस्ट की परत लगा देते हो ना, तो आप अवेयरनेस खत्म कर देते हो आप अपनी पूरी की पूरी। जी, आप समझ रहे हो? आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो तो आपकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है। वो जो ट्रस्ट टूटा ना, मेरी अवेयरनेस खुल गई। आई वॉज सो न्यूट्रल। मुझे लगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती थी। एक तो वो लड़की प्यार करना सिखा गई मुझे, सबसे पहली बात, जो कि मुझे करना नहीं आता था, क्योंकि आप पार्टनर से कुछ तो सीखते हो, एंड डेफिनेटली लॉट्स मोर, ठीक है। तो मैं मतलब एक इस तरह का इंसान हूँ कि उस रिलेशनशिप के जाने के बाद ना मुझे अपने जब क्वेश्चन के कुछ आंसर मिल गए एक बार, यहाँ वहाँ भटक के और खुद से भी, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए कि क्यों कैसे हुआ था। मैं शुक्रगुजार था, और मेरी बात भी उससे बात होती है कभी कभी। मैं सोचता था इंग्लिश मूवीज़ में कैसे कर लेते हैं, एक्स से बात कैसे कर लेते हैं। मुझे मतलब इतना अच्छा लगा उस टाइम पे कि जो मैं मूवीज़ में देखा था वो मेरी ज़िंदगी में घटित हो गया, कि मैं एक्स के साथ नॉर्मली बैठा हुआ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने उसको बहुत थैंक यू भी बोला इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे सच में समझ में आ गया कि रिलेशनशिप क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, इल्यूजन क्या होता है, और जो मैंने आपको एक कुत्ते वाली कहानी बताई थी वो क्या होता है, कि आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ग्रिप कर रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपकी जर्नी वहाँ तक की थी, आपने खूबसूरती से उस चीज़ को जिया और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैं जो रिलेशनशिप की गाइडेंस देता हूँ उसमें डेफिनेटली मेरी स्टडीज़ और बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व है, लेकिन एक खुद का एक्सपीरियंस भी तो है। जब तक मैं वो चीज़ जीऊँगा नहीं, दूसरे इंसान को ज्ञान तो नहीं दे सकता। हमारे पॉडकास्ट का एक थीम है, एक टैगलाइन है कि पॉजेज आर ब्यूटीफुल। पॉजेज आर ब्यूटीफुल। सो अब अपनी कहानी के साथ रिलेट करके देखो ज़रा, वो लाइफ में आपके लाइफ में वो पॉज आया और उस पॉज ने आपको कितना खूबसूरत तरीके से नेक्स्ट लेवल ग्रो किया। ग्रो नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपको इवॉल्व कर दिया एक तरीके से ना, मतलब वो नहीं कहते अब थोड़ा फनी हो जाएगा, जैसे पोकेमॉन खेलते थे उसका पिकाचू राइचू बन गया तो आप राइचू बन चुके हो, ठीक है। उस लेवल पे आ चुके हो कि भाई यू हैव द एनर्जी, यू हैव द विजडम, और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ का। बेहतरीन, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। मतलब और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। एक सवाल सर, मैंने अपनी कम्युनिटी में एक सवाल डाला था, मैं आपसे पूछता हूँ। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है वो, तो ये सवाल सर, जैसे आज के टाइम में क्या एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग या डिफरेंट अकल्ट चीज़ें जो हैं हमारे, ये मेंटल थेरेपी को चेंज कर सकती है, उसके प्रैक्टिसेस को मतलब आगे छोड़ के, और टैरो को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली यस। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी इंसान के सबसे पहले ट्रेड्स समझें कि इंसान का पैटर्न क्या है, और ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कोई नहीं बता सकता है मेरे अनुभव में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का एक इलाज होता है, जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है, हर चीज़ अलग अलग तरह से ट्रीट होती है और चीज़ें सिंक में काम करती हैं। व्हेन यू रिफर एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरी, लाइक यू कैन रिफर एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरीथिंग। कोई इंसान डिप्रेशन में है, आपने माइंडसेट की, मेंटल हेल्थ की बात करी, तो कोई इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे पता है कि इस इंसान के पैटर्न्स कैसे हैं। क्या ये इंसान दौड़ने से अच्छा हो सकता है? क्या ये इंसान काम करने से अच्छा हो सकता है? क्या इस इंसान को डंडा चाहिए? किसी इंसान का मार्स का प्लेसमेंट कैसा है? किसी इंसान का मून का प्लेसमेंट कैसा है? किसी को मम्मी के पास रहना चाहिए या मम्मी से दूर रहना चाहिए?
ये साइंटिफिक पैटर्न्स हैं। आप एस्ट्रोलॉजी वेल रिसर्च चीज़ है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड करते हो आप उसमें, तो इससे अच्छी कंसल्टेशन किसी और तरीके से नहीं हो सकती है मेरे अनुभव में, क्योंकि आपको अगले इंसान का पूरा पास्ट पता है। फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछिए, वो आपको पूरे के पूरे रिलेट करेंगे। तो जो आपके पैटर्न्स होते हैं, आप उसी पैटर्न में ज़िंदगी में आगे डेवलप करते हैं। तो हम हमेशा देख सकते हैं कि यार देखो, ये चीज़ इस इंसान के साथ ऐसे हुई तो ये हुआ, तो हम उसके बेसिस पे आगे की पूरी गाइडेंस तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो कल ना मौसम ख़राब हो सकता है, तो अगर आप मौसम के लिए सेंसिटिव हैं और मैं आपसे बोलूँ कि छाता लेके जाओ या ओवरकोट पहन के जाओ, डेफिनेट सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आप बेहतर काम करेंगे। तो ये फ्यूचरिस्टिक टूल कहीं और मौजूद तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में है। तो अगर किसी इंसान ने ये वाली बात मानी और उसको फ़ायदा हुआ, तो उसको ट्रस्ट भी बढ़ेगा ना इस चीज़ में, और उसको अवेयरनेस ज़्यादा आएगी तो बेहतर काम करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अवेयरनेस जो की है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत भी अवेयर हो जाओ, तो आप ना दीवार में सर नहीं मारोगे, आप दरवाजे में सर मारोगे, जो कि टूट सकता है, लेकिन दीवार सर मारने से नहीं टूटती है। तो मतलब आपके हिसाब से टैरो एस्ट्रोलॉजी थेरेपी का एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है। बेहतरीन ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं आपसे बोलूँगा इसको तो इंक्लूड करना चाहिए चीज़ों में। अगर मेरा बस चले तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी को स्कूल का कैरिकुलम बनाने की बात करूंगा कि बच्चों को बचपन से पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को कि व्हाट इज़ इट। क्योंकि देखो, इसको प्रेडिक्शन का टूल बना दिया गया है। ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होती है? सिंपल सी बात है, किसी इंसान का पर्टिकुलर चार्ट में प्लेसमेंट ऐसे है कि अगर वो खेलेगा तो उसकी बुद्धि तेज होगी। पेरेंट्स क्या करेंगे, बेटा एग्जाम आ रहे हैं, खेलना बंद करो, और बच्चा फेल और कर जाता है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई इनको स्पोर्ट्स में एक्टिव करो। तो भाई उसके साथ पढ़ाई के और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपने भी तो अपनी लाइफ में पैटर्न्स देखे होंगे सार्थक, कि आप पर्टिकुलर काम करते हो तो दूसरा काम और अच्छा करते हो। समझ गया मैं आपकी बात। सिंक में चलती है, ऐसे होते हैं ना कि दाल के साथ चावल अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप ये चीज़ करोगे तो ये चीज़, तो ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी? एस्ट्रोलॉजी से आएगी। इसी के साथ में इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है, और ये है, लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने के लिए रेडी हैं पर थेरेपी लेने से डरते हैं। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखिए, आप कोई भी चीज़ ना इमोशन से करते हैं। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल आता है कि सामने वाला आपके इमोशंस का कितना यूज़ करता है। आप समझ रहे होंगे क्या बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप तभी खरीदते हो बाजार में जब आपके इमोशंस पे अटैक करती है। वो सारी की सारी एडवर्टीजमेंट इमोशंस पे बनी हुई है। सोनाली बेंद्रे लक्स यूज़ कर रही है तो सब गोरे हो जाएंगे? नहीं होंगे, लेकिन पूरी दुनिया तब भी खरीद रही है। आप समझ रहे हो ना? तो देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम है। ये एक बहुत ही वोलेटाइल बात है कि आपने बोला स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हैं और थेरेपीज लेने से समझ में नहीं आता। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो देने वाला है वो उसकी इंटेंशन क्या है, क्या चीज़ है। तो वो एक बहुत, मुझे लगता है ये काफ़ी इस पे काम करना चाहिए। और ये तो हर इंसान की कंसाइंस कहेगी कि उसको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, माइंड सेट से बड़ी कोई रेमेडी नहीं होती। मैं अगर आपसे कहता हूँ 43 दिन तक ये काम करो, तो आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कि 5 बजे सुबह उठ के आपको 43 दिन तक एक कुत्ते को खाना खिलाना है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्ट है। आपको काम भी करेगा, उसके एक साइंटिफिक रीजंस भी हैं। लेकिन 43 दिन तक अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर लेंगे तो आपकी बॉडी के प्लैनेट्स तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो रियलिटी ये है कि आप किसी एक जगह पे लगातार कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ काम करोगे ना, तो आपकी बॉडी अलाइन होती है। और ये तरीका होता है हमें सिस्टम में डालने का। जैसे कि हमारे आप समाज में भी देखोगे, जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत सारी डेली प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि हमें डिसिप्लिन बनाती हैं कि डेली मंदिर जाओ या कुछ ऐसा करो, ठीक है, सुबह उठ के धरती माँ के इस पर पैर छुओ। तो ये सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करने का सिस्टम है। बात ये है कि पेरेंट्स बताते हैं, मानते नहीं है। जब कोई इंसान आपको कंसल्टेशन देगा और आप उसको पैसे देंगे जो कि आपने मेहनत से कमाए हैं, आप उसकी सारी बात मानेंगे। तो आपके हिसाब से अभी एस्ट्रोलॉजी, टैरो और डिफरेंट चीज़ों में
कोई ऐसा कोई मिथ है जो टूटना चाहिए? मुझे लगता है कि पहली बात मैं मतलब आपको एक बात बहुत सिंपल बोलना चाहूँगा। जी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, जी। आप खुद करके देखो उसको। हम्म, और करना चाहिए हर इंसान को। जी एक्सपेरिमेंट करने का हर इंसान को हक है और करना चाहिए। जी। जानो फिर मानो। भगवान पे नहीं मानते मत मानो। हम्म, कोई भी चीज़ करके देखो, आप ये देखो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मत मानो, लेकिन जो सही होगा वो तो आएगा ना। जी ठीक है, तो अगर आप मिथ की बात करते हो तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में बोलना चाहूँगा कि आपको बोला गया कि भाई लव स्पेल करवा लो, आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ये अच्छी बातें नहीं है। जी ये मतलब अपना पैसा वेस्ट ना करें इन सब चीज़ों में। जी। कि अगर वाकई आप मंत्र भी करना चाहते हो, कोई तपस्या भी करना चाहते हो, कोई रिचुअल भी करना चाहते हो, तो पहले तो खुद करो। आप नहीं कर सकते तो उनके साइंटिफिक सिस्टम है चीज़ों को करने के। लेकिन आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपके बॉयफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, आपने लव स्पेल करवा लिया। लड़ाइयाँ मतलब जीवन भर होंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जीवन भर लड़ाइयाँ होंगी। तो आपने लव स्पेल करवाया तो 2-4 दिन बाद तो वैसे भी ठीक हो ही जाना है। वो ठीक हो गया, आपको लग गया लव स्पेल से ठीक हुआ है, चस्का लग गया आपको उससे आपके हार्मोन्स रिलीज उसी हिसाब से होने लग गए कि चलो चलो लव स्पेल कराते हैं तब ठीक होगा। तो ये पैटर्न को हर इंसान को समझने की जरूरत है। मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ। देखो, लव स्पेल या कोई भी स्पेल ऐसे करने वाले लोग भी होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट करने वाले को ना बहुत रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। आपके और हमारी तरह नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने वाला इंसान ना इस तरह की एनर्जीज, दूसरे इंसान की एनर्जीज के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। हर चीज़ का एक पर्पज़ है। आप ये बात समझिए, सम्मोहन शक्ति, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें बनाई क्यों गई थी? एक टाइम पे क्या होता था कि जैसे वॉर्स होते थे, लेडीज़ घर में अकेली रह गई और वॉर, भाई सामने एनिमी खड़ा हुआ है, मोलेस्ट ना करे। अब लेडीज़ में इतनी पावर तो नहीं हो सकती फिजिकली। उन्होंने एक वे डिज़ाइन किया कि हम लोग बिना फिजिकली लड़े कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने तंत्र सीखा, ब्लैक मैजिक सीखा, और वो लोग घर के अंदर बैठे बैठे बाहर गेट पे जो दुश्मन खड़ा हुआ है सम्मोहित कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया उसके ऊपर को, वहीं कहीं सोता रह गया। अब आप ये देखो कितनी ब्यूटीफुल मतलब चीज़ है ये अपने आप में, लेकिन उसका पर्पस जायज़ था ना। करंट फीलिंग्स के लिए तो किसी इंसान पे ब्लैक मैजिक नहीं कराया ना आपने कि इसको तोड़ दो, उसको कर दो। चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और मैं कहना तो यही चाहूँगा कि सोच समझ के ये सब चीज़ें करें। ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक क्विक रेमेडी दीजिए आप ओवर थिंकिंग के लिए, कैसे रोकें? देखो, मैं एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ आपको कि हमारी बॉडी ना एलिमेंट से बनी हुई है, 5 तत्वों से। कोई ना कोई तत्व कम या ज़्यादा होता है तो हमें पर्टिकुलर चीज़ें होने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके अंदर का एयर एलिमेंट अगर ख़राब हो जाए तो आपको इल्यूजन्स होने लग जाएंगे। ठीक है? आपके अंदर का वाटर एलिमेंट ख़राब हो जाए तो पता चला आपकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। ये बात आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जुखाम, खांसी, इम्यूनिटी कम होना वाटर एलिमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक उसी तरह दिमाग की खराबी होना एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम है। तो आपको एयर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, गजब का काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करेंगे मुझसे, तो मैं आपसे बोलूँगा आप ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में एयर बनाती हो, जैसे कोई दाल हो सकती है, किसी इंसान को नॉनवेज हो सकता है, किसी को दूध हो सकता है। बिलीव मी, आपका अगर पेट सही है ना, आपको एंग्जाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि इन द एंड कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में होती है बॉडी के रिएक्शन से ही फील होगा। पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन आपकी बॉडी में सेक्रीट हो रहा होगा, वही आपको एंग्जाइटी फील कराएगा। तो अगर आपका गट ठीक है तो आपको एंग्जाइटी होने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो आप सबसे पहले तो प्राणायाम कीजिए रेगुलर। दूसरी, ऐसी कोई चीज़ मत खाइए जिससे बॉडी में गैस फॉर्मेशन होती है, क्योंकि गैस ना इल्यूजन क्रिएट करती है आपके दिमाग में। आपने अक्सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। चार्ट में एक कॉम्बिनेशन होता है सैटर्न राहु का। सैटर्न इज कूल प्लैनेट एंड अगेन मतलब वो भी एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और राहु अगेन एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। दोनों को मिलकर इतनी एयर बढ़ जाती है कि आपको ना
लोग दिखने लगते हैं, कि आत्माएं दिख रही हैं, सपने आ रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें एग्जैक्टली मौजूद नहीं है आपके सामने, आंखों से दिखने वाली नहीं है, आपको दिख रही हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं। और एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें ये इसी के कजिन्स हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप अगर अपने खान पान को चेंज करेंगे सबसे पहले, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि आप एंग्जाइटी होती है तो आप अनशेड चीज़ें खाना शुरू और ज़्यादा कर देते हो, उससे और वो बढ़ती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपको लगता है लाइट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बोलूँगा मैं आपको, प्राणायाम करो, अपनी ज़बान को देखो आप खा क्या रहे हो। इसके अलावा एक और बहुत गजब की रेमेडी काम करती है, जो कि अगर आप रेगुलर अर्थिंग करते हो, जैसे कि अगर घास पे डेली चलना शुरू करते हो नंगे पर आधे घंटे, तो चूंकि आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, उसी से एयर एंड वाटर भी बैलेंस हो जाएंगे। तो आपके अंदर बिना बात के डर लगना, बात बात पे घबरा जाना, इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, 5-6 महीने आप लगातार करके देखो, आपको मौज आ जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे अंदर की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि धरती ना हर चीज़ को सोख लेती है। मतलब आप समझ सकते हो, मिट्टी ना पानी भी सोख लेती है और मिट्टी हवा भी सोख लेती है। तो अगर आप ग्राउंडिंग टेक्निक करेंगे, और वो बहुत सिंपल सा मेडिटेशन है, आप कुछ भी नहीं, नंगी ज़मीन पे बैठ जाइए और आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस करो कि आप धरती माँ से कनेक्टेड हो। बात ये, लोग इतने लंबे टाइम के लिए कर नहीं पाएंगे, उनको लगेगा 10 दिन में आराम नहीं मिला तो छोड़ दो। जिंदगी भर स्ट्रेस होना है आपको 60 साल तक। आप डेली करके तो देखो ये चीज़, आप नंगे पैर घास पे चलना, या बेयर मिट्टी पे, या बालू पे, या ज़मीन पे, कहीं पे भी आप चलना शुरू करो, आपको 5-6 महीने में ये लगेगा कि, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोगों को ऐसे याद होती है ना कि गेट पे ताला लगाया और भूल, आधे रास्ते में याद आ रहा है, अरे यार वो रह गया, नहीं रह गया हो, डर लगना कोई आ ना जाए घर में, टूट ना जाए। ये सब चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर 5-6 महीने लगातार, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मात्र एलिमेंट्स की, ये कुछ नहीं है, आपकी बॉडी में एलिमेंट्स का इम्बैलेंस है, और इसको आपने इतनी बेसिक चीज़ से ठीक कर लेना है, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी इस मामले में। क्योंकि आपके पैर ज़मीन पे टच हुए तो आप सेट हो जाओगे। आप एक बात देखो, जो किसान होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, आपने देखा है उनको एंग्जाइटी होती है, दिन भर मिट्टी में वो, हाँ गरीबी से पीड़ित होंगे, वो सब एक अलग बात होगी, लेकिन आप एंग्जाइटी की बात तो नहीं कर सकते उनसे, वो ना आपको चांटे मारेंगे, कहेंगे कि क्या होती है एंग्जाइटी, नहीं आएगी। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसलिए लोग पैसे नहीं लगते ना इस चीज़ के, स्पेल नहीं है ना ये। मैंने देखा है आपको, आप बहुत ट्रैवल करते हो। काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। और इतना ट्रैवल करते हो, बाप रे, आपके सारे पोस्ट हमने इतना देखे हैं, कहीं ना कहीं हर 2 महीने में आप निकल जाते हो कहीं ना। ट्रैवलिंग ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया है? कहाँ कहाँ आपको ऐसा कोई छोटा सा फटाफट एक चीज़ बताओ कि कुछ जहाँ पे आप गए हो, आपको बहुत अच्छा लगा। आपकी बात सुनते ही मुझे एक इवेंट याद ही आ गया। मैं मालदीव्स गया था कुछ टाइम पहले। अच्छा। बीच समुंदर में, मतलब कतई एक होता ना कि आपको ना उन्होंने स्नॉर्कलिंग करानी है, स्कूबा करानी है, वो आपको लेके गए। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि कई बार हमें पता नहीं होता, क्योंकि नेचर का किसी कुछ पता नहीं होता। हम लोगों का जो दिन डिसाइडेड था, हम लोग सेंटर समुद्र के बीच में पहुंचे। मौसम थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, मतलब आपके आसपास आपको कोई कुछ नहीं दिख रहा है, आपका बस आपका ही बोट है खाली, पूरा का पूरा, ठीक है। और डर लगना शुरू, क्योंकि वो हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर का फ्लूइड चेंज, प्यूकिश फील होना, और जो सी सिकनेस बोलते हैं जो होना। और आप इतना लंबा, मतलब आप उस पर गए हो, इतना दूर गए हो। उस दिन मतलब उतना मन में ख्याल आना, जो मैं आपसे अर्थ एलिमेंट की बात कर रहा था, एयर एलिमेंट की बात कर रहा था, कहीं इसमें छेद हो गया तो कहीं ये हो गया वो, टाइटैनिक बन गया तो, ठीक है। टाइटैनिक लगता है, ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, ठीक है। उस दिन जिंदगी में पहली बार, मतलब हम सब जितने थे, हम सब प्यूक कर रहे हैं, सब ने कॉर्नर पकड़ रखे हैं, और वो हिल रहा है पूरा का पूरा, ऐसे ऐसे हिल रहा है एक जगह पे। हम सब प्यूक कर रहे हैं, और हमें स्नॉर्कलिंग भी करनी है, और हमें स्कूबा भी करनी है, अंदर जाके वेल से दोस्ती भी करनी है, जाके सब करना है। और उस समय महसूस हो रहा है कि अगर अब गए कि तब गए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि आपकी ज़िंदगी जो आप सोच रहे हो ना, हर चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक पल में जा सकते हो आप। मतलब एक पल में, मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे, आप गए तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने फिर इतने के बाद भी हम लोग नीचे गए, मतलब वेल्स के साथ थे, वो वेज वेल्स थी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं ऐसा कहा जाता है, ठीक है। शार्क जो
हर तरह तरह की चीज़ें थी वहाँ पे। तो उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि आप ना इस पूरे ब्रह्मांड के सामने ना इतने से हो, तो कतई ईगो अपनी पॉकेट में रखें और जो होता जाए उसको स्वीकार करो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करो, जिंदगी को ना मौज से जियो। इतनी प्लानिंग्स नहीं बना सकते हो आप, आपके अंदर नहीं है कि आप कभी भी बोल सकते हो। तो कल के दिन ऐसा ना हो कि मरने वाले हो और ये लगा यार ये चीज़ रह गई यार, ये नहीं कर पाए। ठीक है, गिले शिकवे आप लेके ना जाओ, इसलिए ऐसा जीवन जियो ना कि तुरंत जियो जो भी जियो। उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आप कभी भी जा सकते हो। और उस दिन के बाद मेरा डर खुल गया। और वहाँ पे हमसे यंग लोग भी थे, हमसे एज में ज़्यादा लोग भी थे, सबकी एक जैसी हालत। मतलब रिच, काफ़ी रिच लोग थे साथ में, मतलब जिनको हम अल्ट्रा रिच बोलते हैं, आप देख के ना उन जैसा होना चाहते हो। और गो गेटर्स भी थे कि हाँ बस उतना ही है, उतना भी है। सबके एक जैसे इमोशन कि भाई अब मर ना जाए कहीं। उस दिन महसूस हुआ कि चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, आपके अंदर फियर का लेवल सेम होता है। तो अब आप चाहे करोड़ों के मालिक हो, चाहे आप हजारों के मालिक हो, अगर आपकी अंतर स्थिति सेम है तो ज़रूरी क्या है कि वो चीज़ पाके आप कुछ और ही पालोगे। आप जो पाना चाहते हो आप इसी स्थिति में पा सकते हो। पैसे तो सबको चाहिए, बहुत सारे चाहिए, होने भी चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है ना, उसमें ये चीज़ शामिल करके रखो कि मुझे फुल ऑन जीना है। और ये चीज़ मुझे ट्रैवल से मालदीव्स में समझ में आई थी और फिर आती रही धीरे धीरे करके, क्योंकि फिर धीरे धीरे मेरे एडवेंचर्स भी बढ़ने लग गए। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है कि मैं नए नए लोगों के साथ रहता हूँ ना, तो 10-15 दिन जो रहने को मिलता है ना, तो बहुत सीखने को मिलता है आपको। आपको अपनी ज़िंदगी की शिकायतें कम हो जाती हैं। आप एक बूढ़े इंसान से भी मिल रहे हो, आप देख रहे हो कि वो किस लेवल के प्रॉब्लम में है। बच्चे से भी मिल रहे हो, ठीक है, आपका जजमेंट और ख़त्म होता जाता है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग, ऐसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा टीचर ट्रैवलिंग होती है। अगर आप ट्रैवल ना कर पाओ तो आप किताबें पढ़ो। तो ट्रैवल से अच्छा तो टीचर कोई हो ही नहीं सकता। और जो मैंने आपको बताया ये मतलब इट्स लाइक कि मैं भूल नहीं सकता हूँ उस चीज़ को कि वो क्या मौका था। मतलब इट्स लाइक दैट, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आपको सच में लगता है कि इतनी बड़ी धरती है, देखो क्या क्या कर पाए ट्रैवल। चलो मालदीव से वापस लेके आते हैं आपको। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आपके पास में 3 जर्नीज़ रही हैं एंड आई एम होप आगे भी चौथी मिले आपको कहीं ना कहीं। अब तक जो भी आपने जिया है, आपके फादर का अच्छा बिजनेस, आपका गवर्नमेंट में के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, उसमें बिल्कुल सक्सेस होते होते रुक जाना, और फिर अब ये यहाँ टैरो की दुनिया में धूम मचाना, सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या रहा है? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, और ये पुरानी बातों से कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि वही फंडामेंटल है कि आप इस टाइम पे, इस मोमेंट में पूरे हो। कभी भी ना अपनी लाइफ में ना परफेक्शन लाने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार ना करें। आप जब जो चीज़ शुरू कर दो वहीं से आपकी ज़िंदगी चालू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, मेरे को तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं अपने आप को जान लूं। मैं दुनिया को बता रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और कोई 70-75-80 साल का कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर शायद उसको भी ना हो, क्योंकि ये कि ऐसी नेवर एंडिंग मतलब लर्निंग है इसमें कि आपको पता ही नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो इंसान आपके सामने कंसल्टेशन लेना आया है, ईश्वर ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आप उसको कंसल्टेशन दे सकते हो। दुनिया का ठेका आपने नहीं लेना है। ठीक इसी तरह से आप जो भी काम करते हो, आपके काम को लेने वाला कोई ना कोई मौजूद जरूर होगा। किसी को कंप्यूटर साइंस आती है, कोई हो सकता कि एमसी वालों को पढ़ा रहा हो और कोई 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हो। आपको परफेक्ट मोमेंट के लाइफ में कभी इंतजार नहीं करने चाहिए। जिस जगह पे हो, आप जहाँ पे हो वहीं से शुरुआत करो किसी भी चीज़ की, जिस लेवल पे भी हो। जो सीख लिया उसको और सीखो, और जो सीख लिया उसको और सिखाओ। मैं एक और लाइन बोलना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद की मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आप कॉम्पीट करके नहीं जीत सकते हो तो फिर आप सिखाओ। मुझे बड़ी डिप्रेसिंग लगती थी ये चीज़
पहले उस समय, क्योंकि जब आप कंपटीशन के फेज में होते हो ना, आप कंपटीशन जीतना चाहते हो, लेकिन एक टाइम बाद आपको पता चलता है कि कंपटीशन ना बस एक रेस है, लेकिन जब आप सिखाने लगते हो ना, वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप उसको उसके बाद ही समझोगे कि जब आप अपने सिखाए हुए लोगों को ना आगे बढ़ते हुए देखते हो ना, शुरुआत में आपको फेलियर लग सकता है ये, बट एक टाइम के बाद आपको बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है ये चीज़ आपको, कि जो काम आप नहीं कर पाए वो आपने हजारों लोगों से करवा दिया। यू आर नॉट अ किंग बट यू आर अ किंग मेकर। ब्रिलियंट सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी दूर से आप शॉर्ट बस एक फ़ोन पे आ गए कि हाँ हम एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। आपने बहुत मज़ा आया सर आपसे मिलके। और वैसे मैंने आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी फैंटास्टिक है सर। थैंक यू सो मच इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। बिल्कुल, अभी तो जर्नी बाकी है, अभी बहुत जी सारी सर। चीज़ें सीखनी है हमें। जी सर। जो सीखेंगे यहाँ पे बात करेंगे उसके सिखाएंगे। बारे में। और थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।